हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी 5 मंथ की है। तो इंटरनेशनल रिलेशन देख रहे थे, जिसमें कि हमारी फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गई, इंडियन एंड मॉरिशस। तो आज हम लोग मालदीव के साथ अपनी रिलेशन देखेंगे। फिर यहाँ पे मिलिट्री कूप किया गया है म्यांमार में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग इंडिया और मालदीव्स के बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी, क्योंकि इंडिया के द्वारा यहाँ पे $50 मिलियन तक का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है मालदीव्स के साथ। इससे क्या होगा, जो हमारी मैरीटाइम कैपेसिटी है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो पाएगी। अब यहाँ पे मैप देख लीजिए कि एक्चुअली यहाँ पे मालदीव्स कितना दूर है हमारे से। तो ये हमारा प्यारा भारत है, इसके जस्ट बगल में आपको अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है, और जस्ट आप नीचे आओगे तो यहाँ पे मालदीव्स आइलैंड है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे यहाँ पे आपके आइलैंड देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो और देख लेते हैं इसमें क्या क्या बात की गई है। एक्चुअली ये जो $50 मिलियन तक का क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट दिया जा रहा है, वो मालदीव्स के फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ये यहाँ पे एग्रीमेंट हुई है। इस एग्रीमेंट में मेनली आप देखो कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ जो एफर्ट्स लगाया जाता है, वो भी इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि ये रीजन हमारा इंडियन ओशन आता है। अरेबियन सी आपको इंडिया के वेस्ट में देखने को मिलेगा, और भी ऑफ बंगाल इंडिया के ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो इस जगह पे बहुत सारे आप देखते हो कि प्रॉब्लम आती है इंडियन ओशन में, अगर साइक्लोन आ जाए या फिर और भी प्रॉब्लम, जैसे पेंडेमिक में भी आप देखते हो कि काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम हुई थी। तो इंडियन ओशन वाले रीजन में जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, इट मीन्स कि ह्यूमन बींग को यहाँ पे बचाने की जो बात की जाती है, अगर कोई वॉर होता है, कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है या कोई भी डिजास्टर आती है, तो उसमें हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, तो इसके लिए बेटर हो पाएगा। इंडिया के द्वारा यहाँ पे आप देखो कि इंपॉर्टेंट नेवल फैसिलिटी भी आपका मेंटेन किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है मालदीवियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। जैसे कि मालदीव्स यहाँ पे नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर है, जो कि कहाँ है, तो सिववाड़ू में है। सिववाड़ू का है, उथुरू ये कैसी वर्ड है, आप लोग यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देख लेना, प्रोनाउंस कर लेना, मैं नहीं करूँगी। ये शिववारू है, ये याद रखना है। एग्रीमेंट जो साइन किया गया था उसमें यहाँ पे मालदीव्स को रिक्वेस्ट किया गया है अप्रैल 2013 में ही ऑलरेडी, कि वो यहाँ पे सपोर्ट करे, इंडिया को कोऑपरेट करे, जिससे कि यहाँ पे मालदीव्स को असिस्ट किया जाएगा, और जो कैपेबिलिटीज़ है डिफेंस फोर्सेस का मालदीव्स में, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ पाएगा। अगर देखें तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी साइन किया गया है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कि रोड्स बनाए जाएंगे अड्डू में। तो ये अड्डू क्या है, एक्चुअली अड्डू आपको देखने को मिलेगा, एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे। तो 8 मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसमें से पहला जो है वो यहाँ पे जॉइंटली इंडिया और मालदीव्स के द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि हाँ, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो एग्जिम बैंक कहते हैं इसे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ बेसिक समझिए। एक्चुअली ये बैंक के कानून के तहत इसको लाया गया है, जो कि है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, और ये हमारे यहाँ का एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं इंडिया का, उसको फाइनेंसिंग करता है, उसको फैसिलिटेट करता है, प्रमोट करता है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैंडल की जाती है। बैंक में आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए इसको लेंड किया जाता है, वो भी इंडिया से, जिसमें कि कुछ ओवरसीज़ बायर्स भी होते हैं, इंडियन सप्लायर्स भी होते हैं, और साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डेवलपमेंट वर्क करना हो, तो ये सारा काम भी यहाँ पे इंडिया के द्वारा अगर सर्विस प्रोवाइड करना हो, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बैंक के द्वारा देखा जाता है। इस बैंक को भी यहाँ पे हमारे अदर बैंक के जैसा RBI ही इसको रेगुलेट करती है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि हमारा मालदीव्स के साथ रिलेशन कैसा है। तो इंडिया यहाँ पे फर्स्ट रिकॉग्नाइज मालदीव है, यानी कि इंडिपेंडेंस जब यहाँ पे मालदीव्स हुआ था 1965 में स्वतंत्र हुआ था, तो हम लोग ऐसे पहले देश है जो कि मालदीव्स को एज ए कंट्री हम लोग जो है रिकॉग्नाइज़ किए थे, और अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो इस्टेब्लिश किए थे। साथ ही साथ अगर देखें तो हमारे लिए मालदीव्स इंपॉर्टेंस क्यों है, तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आप देखते हो कि मालदीव्स जो है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करके रखा है। इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जिसमें कि हम लोग अपने जो पड़ोसी हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का बात करते हैं, तो नेबरहुड पर फर्स्ट पॉलिसी में भी हमारा मालदीव्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। दूसरा, ये इंडियन ओशन रीजन में है, तो इंडियन ओशन में जितने भी आइलैंड है, कंट्रीज़ हैं, उन पर हम फोकस करती है, क्योंकि हमारा एक यहाँ पे प्रोग्राम है जिसको सागर कहते हैं। इट मीन्स कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये इनकी लोकेशन के कारण भी ये स्कीम जो है इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। साथ ही जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आज की डेट में इंडियन ओशन में बढ़ते जा रहा है, तो उसको भी टैकल करने के लिए ये एक बेटर लोकेशन हो सकता है। साथ ही मालदीव्स आप देखो तो यहाँ पे कमर्शियल सी लेन्स का हब है ये, और ये इंडियन ओशन में ही रन कर रहा है। मोर देन 97% जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है वो बाई वॉल्यूम यहीं से होता है, और 75% जो वैल्यू है वो यहाँ पे पास होता है इस रीजन से।
रोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अगर हम लोग देखें तो मालदीव्स ये एक तरीके का टोल गेट है जो कि सिक्योरिटी चेक के लिए रखा गया बिटवीन वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन आपको देखने को मिलता है, तो ये वेस्टर्न इंडियन ओशन और जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है इसके बीच में एक टोल गेट जैसा ये काम करता है। रीजनल कॉपरेशन अगर हम लोग देखें तो मालदीव्स कहाँ कहाँ मेंबर है, जैसे हम लोग भी और मालदीव्स भी सार्क के मेंबर है, सेसेक के मेंबर है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के और इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम का भी ये मेंबर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए कि मालदीव्स को ये यहाँ पे अपनी रिलेशंस को मेंटेन करके रख सके, क्योंकि इस रीजन में लीडरशिप भी यहाँ पे इससे निकल कर आएगा। कुछ और एस्पेक्ट अगर हम लोग अपने बायलैटरल रिलेशन को देखें तो इकोनॉमिक और कमर्शियल इंपॉर्टेंस कैसा है, तो इंडिया जो है मालदीव्स का 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब किसके किसके बाद है, तो यूएई, चाइना और सिंगापुर के बाद हमारा ही नंबर आता है, जो कि मालदीव्स हमें इतना प्रेफरेंस देता है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया के द्वारा मालदीव्स में डेवलप किया जा रहा है। सेकेंड है कि कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग की बात की जाती है। इट मीन्स कि इंडिया के द्वारा काफ़ी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है कुछ मालदीवियन स्टूडेंट को, वो भी यहाँ पे सार्क चेयर फेलोशिप और इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के तहत है, जिसमें कि मालदीवियन स्टूडेंट को हम लोग ट्रेनिंग और साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। डिफेंस कॉर्पोरेशन में अगर हम लोग देखें तो इंडिया के द्वारा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है मालदीवियन नेशनल जो डिफेंस फोर्स है, और इसमें 70% जो उनका डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है वो हमारे ही द्वारा पूरा किया जाता है। साथ ही इंडिया के द्वारा मेड इन इंडिया एक पेट्रोल वेसल जिसका नाम है कामयाब, तो कामयाब भी जो है यहाँ पे मालदीव्स को हमारे द्वारा गिफ्ट किया गया है। तो आप देख सकते हो कि हर एक क्षेत्र में इंडिया के द्वारा काफ़ी कॉपरेट किया जाता है, मालदीव्स को काफ़ी सहयोग भी किया जाता है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करें तो आप जानते हो कि मालदीव्स में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट है, और मालदीव्स इतनी छोटी सी आइलैंड है कि यहाँ पे सिर्फ उसकी इकॉनमी टूरिस्ट से ही चल जाती है, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि सारे सेलिब्रिटी, सारे लोग, कॉमन मैन भी जो है वहीं पे अपनी छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, तो घूमने फिरने जाते ही है, तो वो टूरिस्ट से उनका इकॉनमी चल जाता है। 2019 में आप देखोगे तो इंडिया जो है ये 2nd नंबर पे आ गया और चाइना यहाँ पे 1st नंबर पे आ गया था, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा उनके टूरिस्ट से फ़ायदा हो रहा है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है मालदीव्स का, एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए भी, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी, रिक्रिएशन और बिजनेस के लिए भी, तो हमारे यहाँ से लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं मालदीव्स जाना। साथ ही इंडियंस जो है वो 2nd लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी भी है हमारे यहाँ से मालदीव्स में। जैसे आप देखोगे कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे 200 साल जब वो राज करके गए हैं, तो उस समय क्या था कि हमारे यहाँ जो लोग खेती वगैरह करते थे, तो एक तो वो धीरे धीरे उनका काम ऐसे चलता रहा ब्रिटिश का कि हमारे इंडियंस की जो है पूरी कमर तोड़ के रख दिए थे। इट मीन्स कि ऐसा था कि उनको उनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था वो ख़त्म कर दिया गया। दूसरी चीज़ ये है कि उस समय जो है बहुत सारे लोगों को बाहर भेजा जा रहा था, श्रीलंका भेजा गया, उसके बाद मालदीव्स भी बहुत सारे लोगों को भेजा गया, जस्ट कि उनको कहा गया कि आपको वहाँ पे अच्छे काम मिलेंगे, अच्छे तरीके से आपको रहने मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने जन्मभूमि और अपने कंट्री को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, बट उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी ना कि वो जाने के लिए मजबूर हो गए थे। तो काफ़ी लोग उस समय भी, बहुत सारे कम्युनिटी ऐसे हैं जो कि मालदीव्स में गए थे उस समय काम करने के लिए, बट अफसोस की बात यह है कि उस समय भी उनको बंधुआ मजदूर बनाकर वहाँ पे रखा गया था। तो वैसे कम्युनिटी है जो कि आज की भी डेट में उनके काफ़ी जनरेशन्स आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अगर हम लोग देखें, यानी कि बीइंग ए ह्यूमन होने के नाते जो हम लोग लोगों की मदद करते हैं, उस तरीके का भी मदद हमारे द्वारा ऑफर्ड किया गया है। वो भी सुनामी जब आया था जिसमें कि मालदीव स्टक हो गया था 2004 में, और इंडिया के द्वारा वाटर भी प्रोवाइड किया जाता है मालदीवियन कैपिटल ऑफ माले में, जो कि यहाँ पे ऑपरेशन नीर है। ठीक है, तो फायर डिस्ट्रॉयड हुआ था, बिगेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसमें आग लग गई थी, तो इसलिए पानी भी हमारे द्वारा जो है एक ऑपरेशन नीर चलाया गया था। तो ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन नीर जो है ये कौन दो कंट्री के बीच में, तो इंडिया और मालदीव्स के है, और साथ ही साथ ये क्या रीज़न है, तो पानी पहुँचाया गया था वहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि मालदीव्स जो था वो पहला कंट्री था जिसके इंडिया से कोविड-19 वैक्सीन जो है वो पहुंचाया गया। साथ ही कल्चर रिलेशन अगर देखें तो दोनों कंट्री कल्चर लिंक भी यहाँ पे शेयर करती है, और काफ़ी कंटिन्यूस एफर्ट भी आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग अपने लिंकेज को काफ़ी स्ट्रेंथन करने के लिए भी रहते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि इंडिया कल्चर सेंटर है जो कि माले में इस्टेब्लिश किया गया था 2011 में। तो हर एक क्षेत्र में आप लोग देख सकते हो कि हमारे रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बेटर है, बट इतनी भी बेटर नहीं है। एक कॉज ऑफ कंसर्न भी कुछ एरिया है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहला तो चाइना फैक्टर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडियन ओशन वाले रीजन में कोई भी कंट्री हो या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी कोई कंट्री हो, तो चाइना की एक चाइना कार्ड चलता है, यानी कि बार्गेनिंग करते हैं वो, तो बिगेस्ट कंसर्न है मालदीव्स के लिए। और पहले हमारे यहाँ से टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाते थे, बट अब क्या है कि चाइना हमें यहाँ पे रिप्लेस कर दिया।
तो एक बिगेस्ट कंसर्न लगता है ये चाइना फैक्टर। सेकेंड है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है। एक मेजर कंसर्न आपको इंडिया के लिए देखने को मिलेगा। 2015 में जो अपोजिशन लीडर महमूद नसीद की जो अरेस्ट हुई थी, वो टेररिज्म चार्जेस उनके ऊपर लगा था, तो काफ़ी पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पे आ चुका है और उसके कारण जो है हमारी जो इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मालदीवियंस की नंबर है वो यहाँ पे आपका टेररिस्ट ग्रुप में बढ़ते जा रहा है। जैसे इस्लामिक स्टेट और जिहादीस ग्रुप में भी आप देखते हो कि यहाँ पे मालदीवियन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड हो गए। वहीं अगर पॉसिबिलिटीज़ देखें कि मालदीवियन आइलैंड को एज ए लॉन्च पैड यूज़ करना, वो भी टेरर अटैक के लिए इंडिया के अगेंस्ट में, तो इसको हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो मालदीवियन आइलैंड को यूज़ तो किया जा सकता है ना कि हाँ टेरर अटैक जो है वहाँ से डायरेक्ट किया जाए। देखिए जो हमारा केरल वाला रीजन है साउथ में, केरल से अगर आप लोग मालदीव्स देखोगे तो ये 900 ही किलोमीटर है, तो ज़्यादा इतना भी डिस्टेंस नहीं है। टेरर अटैक भी आराम से हो सकता है और मालदीव्स को यहाँ पे लॉन्च पैड भी बनाया जा सकता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हम लोग देखें तो IMF की रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि मालदीव्स की जो एक्सटर्नल डेट है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इट मीन्स कि मोर देन 50% उनके GDP का है 2021 में, जो कि 2016 में ये 34% था। तो इससे जो है काफ़ी डेवलपमेंट जो हमारा रिलेशन का है वो कहीं ना कहीं बुरा हो सकता है। कंसर्न ऑफ वर्कर्स भी है। 2018 में मालदीव्स जो है वो वर्क परमिट करने के लिए डिनाई कर रहे थे, वो भी 2000 इंडियन वर्कर्स को वहाँ पे, और जॉब एडवर्टीज़मेंट के लिए भी। तो इंडिया जो है अब इंडियंस जो है वहाँ पे अप्लाई करना भी नहीं चाहते, ये भी प्रॉब्लम है। इंडियाज़ वोट अगेंस्ट मालदीव, यानी कि 2018 में इंडिया जो है वोट किए थे अगेंस्ट और इवन कंपेन्स भी किए थे मालदीव्स के अगेंस्ट में, वो भी नॉन परमानेंट सीट के लिए। तो ये भी एक मालदीवियंस के मन में जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक होता है ना कि सॉफ्ट कॉर्नर हट चुका होगा। तो ये सारा काम हमारे द्वारा कुछ किया गया, और कुछ ऐसा है कि हम लोग इतना भी आसानी से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी कंट्री किसी का दोस्त नहीं, किसी का दुश्मन नहीं होता। बस एक दूसरे की अगर नीड पूरी हो रही है तो ही एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हो सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि एंटी टेररिज्म में कॉपरेशन करना चाहिए। इंडिया को ज़रूरत है कि एंटी टेररिज्म में जो कॉपरेशन है वो हम लोग मालदीव्स के साथ बढ़ाएं, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो एंट्री है मालदीवियंस का टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में उसको और ज़्यादा चेक कर सके, और ये सिक्योरिटी कॉपरेशंस भी हम लोग और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। कॉपरेशन और प्रोजेक्ट की बात करें तो इंडिया को ज़रूरत है कि अपनी जो कॉपरेशन है उसको और स्पीड अप करें, और जो भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करें चाइना के पहले, क्योंकि आप देखते हो कि हमारे द्वारा बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग टाइम पे नहीं कंप्लीट करते, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खास करके। तो चाइना क्या है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके जो है डेट ट्रैप में फंसाकर उस कंट्री को अपने अंदर ले आता है, और उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से वो टाइमली वो जो है कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि चाइना मालदीव्स को ना खरीदे, ना इतना ह्यूज डेट में अपने अंदर फंसाए, क्योंकि अभी मालदीव्स के पास प्रॉब्लम है, 51% से ज़्यादा GDP जो है उनका लॉस में जा रहा है। तो इट मे बी पॉसिबल कि मालदीव्स जो है फिर चाइना के गोद में बैठ सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें भी अपनी तरफ से एक बेटर अप्रोच लेकर चलना होगा। गुजराल डॉक्ट्रिन है। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है? तो इंडिया को ज़रूरत है कि हम लोग गुजराल डॉक्ट्रिन को अदा करें, जिससे कि जो 5 प्रिंसिपल है, सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल है, जिसमें ये कंडक्ट किया गया, ये बताया गया है, गाइड किया गया कि कैसे फॉरेन रिलेशन जो है वो इंडिया के इमीडिएट नेबर के साथ जो है कंडक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका है कि डज़ नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी बट गिव्स एंड एकोमोडेट व्हाट इट कैन बी इन गुड फेथ और ट्रस्ट, यानी कि गुड फेथ और ट्रस्ट में जो है हम लोग को काम करना चाहिए। कोई भी साउथ एशियन कंट्रीज़ को जो है यहाँ पे अपनी टेरिटरी में अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री के लिए काम करे, यानी कि हमारे कंट्री के साथ रिलेशन रहकर वो किसी और कंट्री के फ़ायदे के लिए काम करे। नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर, यानी कि कोई भी कंट्री जो है एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे। और सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है वो एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करे। तो ये गुजराल डॉक्ट्रिन है, तो इसे हम लोग को जो है समझ के चलना होगा ये मालदीव्स के साथ, ठीक है। तो ये पूरी कहानी रही हमारा और मालदीव्स का। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि हमारे और मालदीव्स का रिश्ता कितना प्यारा है। तो लेकिन कुछ कॉज ऑफ कंसर्न है, वो भी इतने ज़्यादा मेजर नहीं है कि हम उसे संभाल नहीं सके, है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है मिलिट्री कूप इन म्यांमार। तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, तो देख लीजिए ये है बांग्लादेश, यहाँ पे इंडिया के साथ ये आपका बॉर्डर लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, नागालैंड और साथ ही साथ यहाँ पे आपका मिज़ोरम। तो ये 4 राज्य है जिससे कि म्यांमार की बॉर्डर टच होती है। तो ये म्यांमार है, जो कि आप देख सकते हो, इसकी कैपिटल क्या है, नायपाई टाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है।
तख्ता पलट हो गया है, ये तो आप समझ ही रहे कि रिसेंटली म्यांमार जो है, पहले इसको बुर्मा कहा जाता था, तो मिलिट्री ग्रैब्ड हो गया है, यानी कि पावर में आ चुके हैं। और वहाँ की जो आंग सान सूकी थी उनको उन्होंने जो है अरेस्ट कर लिया है, जेल में डाल दिया है और अपने जो है पूरा यहाँ पे मिलिट्री कूप हो चुका है। मिलिट्री यानी कि इसको यहाँ पे जुंटा या फिर टनमाटाओ भी कहते हैं। उनका आरोप है कि जो जनरल इलेक्शन नवंबर 2020 में हुआ था ना, वो इरेगुलरिटीज़ के साथ था और रिज़ल्ट जो था वो सही नहीं निकल कर आया। इनका ये मिलिट्री का ये आरोप है, ये लगाना एलिगेशन उन्होंने लगाया है म्यांमार की गवर्नमेंट में। 2020 का जो इलेक्शन था, आंग सान सूकी थी जो कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को वो यहाँ पे लीड कर रही थी और वही यहाँ पे जीत के भी आई थी। मिलिट्री का डिमांड है कि जो यूनाइटेड नेशन इलेक्शन कमिश्नर है म्यांमार के और गवर्नमेंट है और जो आउटगोइंग पार्लियामेंट्री है वो यहाँ पे प्रूव करे एक स्पेशल सेशन, वो भी न्यू पार्लियामेंट के सामने, कि जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर हुआ था। ऐसा मिलिट्री का डिमांड है और ये डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, पार्लियामेंट्री में। उसके बाद मिलिट्री जो थे वो अंडर मीन ऑन्ग ह्योंग देन यहाँ पे उन्होंने एक कूप लॉन्च किया और ईयर लॉन्ग स्टेट ऑफ इमरजेंसी उनके द्वारा अनाउंस कर दिया गया और साथ ही जितने अपोजिशन फिगर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, जैसे डी फैक्टो लीडर जो कि उस समय वहाँ पे सरकार जिनकी बनी थी आंग सान सूकी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट को भी वो अरेस्ट करके रख लिए। इससे क्या है कि जो म्यांमार का शॉर्ट लिव्ड एक्सपीरियंस था विद डेमोक्रेसी, वो जो स्टार्ट हुआ था 2011 में डेमोक्रेसी, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया जब मिलिट्री अपनी जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किए और फिर दूसरी रिफॉर्म्स यहाँ पे लेकर आए। अब टाइम लाइन आप देख सकते हो कि की इवेंट्स म्यांमार के हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी पता भी चलेगा कि इस तरीके का हरकत कैसे कर पाए वहाँ की मिलिट्री। 1948 में क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिला और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। फिर यहाँ पे आप देखो 1962 में क्या हुआ कि मिलिट्री जो थे ना वो जनरल नी विन के अंदर थे और उनको यहाँ पे पावर मिल गया इन ए कूप, जो मिलिट्री का यहाँ पे शासन जो है पावर मिल गया। फिर यहाँ पे आप देखो कि 1988 में आंग सान सूकी जो है उनके द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया जिसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। उसके बाद 1990 में क्या हुआ कि ये जो पार्टी थी इसमें ये विन हो गई और मिलिट्री रिफ्यूज़ कर दिए कि वो अपने पावर नहीं देंगे। यानी कि आप लोग मेनली कंट्रीज़ में और भी कंट्रीज़ में देखते हो कि एक अगर पार्टी सत्ता में है तो वो दूसरे पार्टी को जो है अपनी पावर ट्रांसफ़र नहीं करते। तो इसलिए आपको इंडिया पे प्राउड करना चाहिए, हमारे देश पे प्राउड करना चाहिए कि हम लोग में इस तरीके का नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है वो यहाँ पे जीती थी, बट मिलिट्री उस समय पावर में था तो वो कह दिए थे कि वो यहाँ पे अपने पावर को नहीं हैंड ओवर करेंगे और आंग सान सूकी को जो है ना हाउस अरेस्ट कर लिया गया था उस समय भी 1990 में। 1990 में क्या हुआ कि आंग सान सूकी को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला क्योंकि काफ़ी शांति का काम उनके द्वारा उस समय किया गया था। 1997 में क्या हुआ कि म्यांमार ने आसियान कंट्री को, आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन किया गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एंड। तो इस मैप में देखिए, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये। तो यहाँ पे एशिया की 10 कंट्री है जो कि इसके मेंबर हैं, जैसे कि यहाँ पे म्यांमार है सबसे पहले, फिर यहाँ पे आपका थाईलैंड आता है, कंबोडिया है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लाओस, वियतनाम देख सकते हो, देन यहाँ पे मलेशिया है ये वाला, फिर उसके बाद सिंगापुर है, फिर इंडोनेशिया, फिर यहाँ पे ब्रुनई, फिलीपींस। तो ये 10 कंट्रीज़ है जो कि आसियान का मेंबर है, जिसमें से म्यांमार भी यहाँ पे बना था 1997 में। फिर 2018 में क्या हुआ कि मिलिट्री के द्वारा एक नया संविधान यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया और उसमें जो मिलिट्री की कंट्रोल है गवर्नमेंट के ऊपर उस चीज़ को प्रिजर्व किया गया। फिर 2011 में क्या हुआ कि एक रिफॉर्म लाया जा रहा था जिसमें कि जो एमनेस्टी है टू पॉलिटिकल प्रिजनर, यहाँ पे मीडिया सेंसरशिप को, सारी चीज़ों को कुछ रिलीफ दिया गया, ठीक है। उसके बाद 2012 में क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला बुद्धिस्ट और रोहिंग्या मुस्लिम का, वो भी रखाइन स्टेट में। तो रोहिंग्या कम्युनिटी जिसके बारे में भी आप लोग जान रहे होंगे कि काफ़ी इनके साथ प्रॉब्लम अराइज हो गई थी, तो यहाँ पे इनके बीच में जो है ना बुद्धिस्ट और रोहिंग्या मुस्लिम के बीच में यहाँ पे रखाइन स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। 2015 में क्या हुआ कि अगेन इलेक्शन हुआ और अगेन यहाँ पे जो आंग सान सूकी है वो लीडर बन गई। स्पेशली वो यहाँ पे स्टेट काउंसिलर का जो रोल है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ और वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद 2020 में क्या हुआ कि इनकी जो पार्टी थी वो एक विक्ट्री क्लेम कर रही थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और यूएसडीपी जो है वो डिमांड कर रहे थे कि एक रिटर्न होना चाहिए, यहाँ पे रीरन होना चाहिए इलेक्शन का और फिर मिलिट्री को यहाँ पे कॉल करना चाहिए जिससे कि एक फेयरनेस हो और जो इरेगुलेटरीज़ का यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है ना वो यहाँ पे इसको हटा सके। तो ये चीज़ें हैं जो टाइमलाइन आप देख सकते हो कि म्यांमार के
यहाँ पे हिस्ट्री में काफ़ी बुरी हालत रही है, काफ़ी तरीके के सिचुएशन से ये जूझ चुका है और अभी तो और भी बुरी हालत हो चुकी है। तो क्यों यहाँ पे जो है स्टेबल म्यांमार इम्पॉर्टेंट हो चुका है इंडिया के लिए? तो सबसे पहले सकते हो इनकी लोकेशन, ठीक है, क्योंकि एक बफर जोन ये क्रिएट करता है इंडिया और चाइना के बीच में। म्यांमार जो है वो कोस्टल एक्सेस है हमारा बे ऑफ बंगाल का, साथ ही साथ ये बांग्लादेश को भी कनेक्ट करता है, चाइना को भी कनेक्ट करता है और साथ ही साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को भी कनेक्ट करता है। तो ये हमारे इंडिया की जो निकोबार आर्किपेलागो है ना, अंडमान और निकोबार, तो नीचे जो निकोबार आर्किपेलागो है इसके भी बहुत नज़दीक है। आइए मैप में देख लेते हैं। तो आइए एक एक करके मैप में देखते हैं। सबसे पहले ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पे ये इंडिया है और यहाँ पे म्यांमार है। तो सीतवे पोर्ट है म्यांमार में और कोलकाता पोर्ट है, तो इससे हमारी जो है सी रूट के थ्रू कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ये बांग्लादेश वाला रीजन है, तो बांग्लादेश इंडिया से भी बॉर्डर कनेक्ट करता है और म्यांमार से भी बॉर्डर कनेक्ट करता है। म्यांमार की आप बॉर्डर देखोगे तो यहाँ पे चाइना से भी कनेक्ट होता है। तो ये एक तरीके का आप इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। म्यांमार में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है वो है इरावदी रिवर, तो ये भी आप देख सकते हो। साथ ही म्यांमार की जो टेरिटरी है, नीचे वाली टेरिटरी आप देखो, और यहाँ पे हमारा अंडमान सी है और यही अंडमान और निकोबार है। ये छोटू सा दिख रहा है बट है थोड़ा लंबा। तो ये जो नीचे जो निकोबार वाला रीजन है ये आपका जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। साथ ही और देख लेते हैं, हाँ, यहाँ पे हमारी कौन कौन सी राज्य टच होती है। तो म्यांमार से आप देख सकते हो ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है हमारा नागालैंड, ये है मणिपुर और ये है मिज़ोरम। तो 4 राज्य जो है इंडिया की वो टच होती है। तो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है और जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है थोड़ा अंडर डेवलप्ड भी है। और अगर यहाँ पे म्यांमार हमारे जो भी बॉर्डर टच करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, अगर इन सब में स्थिति सही नहीं होगी तो प्रॉब्लम यहीं से निकल कर आएगी। और आप म्यांमार में देखो कि अभी तो ऐसा हुआ है कि जो मिलिट्री कूप किया गया है तो यहाँ से कई लोग जो है ना अपनी जान बचा कर ये हमारे कंट्री में पहुँच रहे हैं। कुछ तो बांग्लादेश में पहुँच रहे, जैसे रोहिंग्या वाला इशू भी हुआ था तो बहुत सारे रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग जो है वो बांग्लादेश भी पहुँचे थे और बहुत सारे जो है हमारे कंट्री में भी पहुँचे थे। तो हमारे कंट्री में अगर इस तरीके से इलीगल माइग्रेशन होने लगे तो उससे 2 तरीके के खतरा देखने को मिलता है। एक तो होता है कि आप इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट आ जाता है कि ना जाने किस तरीके के लोग आ रहे हैं। दूसरा है कि ना ही उनका रहने का ठिकाना है, ना ही उनका जॉब करने का ठिकाना है, तो मे बी वो टेररिस्ट वाले कैटेगरी में इंक्लूड हो सकते हैं। उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, हमारे कंट्री में किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा, तो ओवरबर्डन भी होता है, तो उस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे इस राज्य की सरकारों को। तो ये भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसकी बॉर्डर देख सकते हैं। ये म्यांमार है यहाँ तक, यहाँ पे चाइना है, साथ ही साथ ये बांग्लादेश है। तो मैप देखते रहिए जिससे कि आपकी जो क्लियरिटी है वो उस टॉपिक पर अच्छी तरीके से बने रहेगी। अब दूसरी रीज़न है जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, क्योंकि म्यांमार जो है इंटरसेक्शन में बैठा है इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो इंडिया से ये ईस्ट में आता है, तो हमारा होता है कि ईस्ट की तरफ देखो, ईस्ट की तरफ ध्यान दो, और हमारा नेबरहुड फर्स्ट जो हमारी पॉलिसी है उस पर हम लोग को ध्यान देना होता है। तो ये काफ़ी एसेंशियल एलिमेंट हो जाता है इंडिया के लिए कि वो अपनी रीजनल डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस करे, वो भी इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी की भी बात निकल कर आती है। एक तरफ आप देखते हो कि चाइना की मुसीबत जाती नहीं है। ये म्यांमार चाइना बॉर्डर जो है ये काफ़ी ज़्यादा एपी सेंटर है लोकल आर्म्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप का, जिससे कि हमारे यहाँ काफ़ी तरीके के आपको जो लोकल जो नक्सलाइट्स देखने को मिलते हैं वो यही सारे कंट्रीज से आते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, इंडिया का इंटरेस्ट है नेचुरल रिसोर्स को लेकर म्यांमार में, और इंडिया के द्वारा काफ़ी प्रोजेक्ट है, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे है, कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है हमारा, जो कि इंडिया को लैंड लॉक्ड हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसको कनेक्ट करेगा म्यांमार पोर्ट ऑफ सिटवे से, जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो अगर म्यांमार में इस तरीके से इनस्टेबिलिटी रहेगी तो हमारी जो प्रोजेक्ट है ये सारा जो कनेक्टिविटी है वो तो यहाँ पे पूरी तरीके से हो नहीं पाएगा। साथ ही चाइना को काउंटर करना, क्योंकि आपको पता है कि म्यांमार स्टेट जो है इंडिया का एक डोर स्टेप है। अगर ये फेल हो गया, ये वीक हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है म्यांमार अगर वीक हो गया और म्यांमार कहीं चाइना के क्लच में आ गया, क्योंकि आपको पता है कि चाइना का एक ही रूल है कि किसी भी कंट्री में इतना ज़्यादा उसको कर्ज दे दो ना कि वो कर्जदार हो जाए और काफ़ी सालों तक जो है वो चाइना जो बोले बस उसी के हिसाब से वो सारे कंट्रीज़ चले। तो अभी मालदीव्स में भी यही प्रॉब्लम थी। आप मॉरिशस का भी जो हम लोग पढ़े थे उसमें भी यही प्रॉब्लम था। बांग्लादेश, ये आपका बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ये म्यांमार में भी यही प्रॉब्लम है
कि इससे पहले चाइना वहाँ पे इंक्लूड हो जाए, और चाइना जो है अगर कुछ भी तरीके से म्यांमार को अपने हाथ में ले लेता है तो चाइना हमारे और करीब आ जाएगा। ऐसे ही ऊपर नॉर्थ वाले रीजन में हमारे से जो बॉर्डर टच होता है तो कभी वो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में तंग करता है, कभी भूटान वाला एरिया में, सिक्किम वाले एरिया में तंग करता है। अभी आपने देखा कि लद्दाख वाले एरिया में उसने तंग किया, अब नीचे से भी वो टच हो जाएगा और म्यांमार को अपने अधीन ले लेगा, तो फिर यहाँ से हमें तंग करेगा, हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में घुसना चाहेगा। तो चाइना आपको पता है कि वो क्लच में लेना चाह रहा है, तो ऐसा ना हो, वो एक सबसे बड़ा हमारे लिए एक थ्रेट हो जाएगा। ग्लोबल रिएक्शन क्या है इस तरीके का म्यांमार का मिलिट्री कूप में? तो बांग्लादेश को यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी के लिए कहा जाता है, और ये होप लगाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी वहाँ की जो स्थिति है वो ठीक हो जाए। साथ ही चाइना जो है यहाँ पे कहा जा रहा है चाइना के द्वारा कि होप है कि ऑल साइड्स इन म्यांमार कैन मैनेज देयर डिफरेंसेस, यानी कि सारे जो साइड्स है म्यांमार में वो अपने डिफरेंसेस को मैनेज करें, वो भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क। ये बांग्लादेश का कहना था, पीस और स्टेबिलिटी लेकर आए म्यांमार में, ठीक है। और ईयू का कहना है कि एक ब्लैकलिस्ट होना चाहिए मिलिट्री लीडर का, इसको ड्राफ्ट करने की ज़रूरत है जिससे कि जो रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स है उसको अडॉप्ट करे। इंडिया का यहाँ पे एक डीप कंसर्न देखने को मिला है कूप में, और ये कहा गया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यहाँ पे अपहेल्ड करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी जनरल है उनके द्वारा कहा गया है कि सीरियस ब्लो होना चाहिए डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को लेकर, एक बेटर तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। यूएस के द्वारा सैंक्शन इम्पोज किया गया है कूप के लीडर्स के ऊपर, और इंडिविजुअल को टारगेट किया गया है, साथ ही साथ यहाँ के कंपनीज़ को भी टारगेट किया गया है। तो ग्लोबल रिएक्शन भी आप देख सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड में सारे कंट्रीज़ जो है अपनी तरफ से बताते हैं कि क्या सही है नहीं गलत है, तो उस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए हम लोग ये 2 लेसन रखते हैं, साथ ही आपका PT 365 का भी लेसन आते जा रहा है साइमल्टेनियसली, तो उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा email ID आपको मिलेगा, वहाँ पर आप लोग मेल करके जो भी क्वेरीज़ है आप उसे पूरा कर सकते हो, और ज्वाइन भी करना चाहते हो तो फिर आप लोग मेल ID पे ही आप लोग मेल कीजिए। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पर। थैंक यू।